28 फरवरी, दोस्तों नमस्कार। 28 फरवरी को जब यूएस और इजराइल की फोर्सेस ने ईरान पे अटैक किया था, तो ऐसा लगा कि ईरान के अंदर सत्ता चेंज हो जाएगी और वहां पे जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और यूएस का पूरा कंट्रोल हो जाएगा ईरान के ऊपर। लेकिन जैसी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे लड़ाई के अंदर, उस टाइम पे लगता है कि ईरान ऐसे ही रहेगा और इनकी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग अलायंस है आईआरजीसी, वो टूट नहीं रही। इनके टॉप लीडरशिप को मार दिया गया था, इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर आयतुल्ला खमनाई, और फिर नेक्स्ट जो इनका लीडर था उसको भी मार दिया गया था। फिर खमनाई का बेटा, उसको बनाया इन्होंने, वो भी इंजर्ड हो गया। लेकिन वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा ग्राउंड पे, और ऐसा लग रहा है कि यूएस ये वार बड़ी मुश्किल से जीतेगा, अगर जीतेगा। लेकिन जितना लंबा वार चलेगा उतना यूएस को नुकसान होगा, उतना नुकसान होगा इजराइल को, और उतना ही नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड को। और इस टाइम पे आवाजें उठनी शुरू हो गई यूएस के अंदर कि आप क्या कर रहे हो। ट्रम्प बार बार कहता है कि मैं ये तोड़ दूंगा, एक दिन में वार खत्म हो जाएगा, मैंने पूरा कंट्रोल कर लिया। लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस 20% बढ़ चुके हैं। गल्फ दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे रेड सी से ऑयल को भेजा जाए, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन यूएस की जो इंटेलिजेंस है उसने कहा है कि आईआरजीसी जब तक नहीं टूटेगी तब तक हम वार नहीं जीतेंगे, और आईआरजीसी के अंदर कोई भी अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ कि वो टूटे। ईरान के लोग मर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आईआरजीसी को। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है कि वार कैसे चलेगा, इसका इंडिया पे ऊपर क्या असर पड़ेगा, बाकी कंट्रीज पे क्या असर पड़ेगा, क्या यूएस ये वार जीत पाएगा? और आप अपने कमेंट दीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। सुध साहब, ये वॉर हो रही है, वॉर ऑफ मीडिया। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और कभी लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कभी लगता है वो झूठ बोल रहे हैं। अब ईरान तो झूठ बोल ही रहा है, दैट इज डेफिनेट, बिकॉज जब वो उनके खमीनाई मर गए थे तो तभी भी बोल रहे थे नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक हैं, ही इज ओके, यू नो, ही इज रिकवर्ड। तो उनका झूठ साबित हुआ। तो वैसे भी ये जो इस्लामिक कंट्रीज होती हैं वो लोग तो झूठ झूठ उनके लिए सबसे बड़ा मिसाइल होता है। और इनकी मिस कैलकुलेशन डेफिनेटली हुई है अमेरिका की और हमारे इजराइल की। अमेरिका को लगा कि जैसे उन्होंने वो प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया था उस कंट्री में और उसकी वाइफ को ले गए थे, वेनेजुएला में ले गया था, तो उनको लगा यार यहाँ भी एक शिफ्ट हो जाएगा कि हम उनके लीडरशिप को मार देंगे सबको। और वहां पर वैसे ही रेबेलियन चल रहा है, जाके वहां पर पब्लिक वैसे ही नाराज है, तो उनके सहारे में और कर्ड्स के सहारे से अब लोग जाके ये बहुत जल्दी जीत जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, बिकॉज दिस कंट्री इज यूज्ड टू लॉन्ग वॉर्स। वो उदय, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। देखिए, वार के अंदर ईरान तो लूजिंग साइड पे है, लेकिन जब तक इनकी आर्मी आईआरजीसी टूटेगी नहीं तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि यूएस इसको तोड़ पाएगा? सर, इनको तोड़ना पड़ेगा। आईएसआरजी अगर इंटैक्ट है, अगर वो पावरफुल है, तो आप क्या कर लोगे उस देश में? नहीं कर सकते आके। और अभी आज जैसे देखिए, जैसे आज उनके बहुत बड़ा एक प्रोसेशन निकला जाके, बिकॉज टुडे बीइंग द लास्ट फ्राइडे, एंड देयर वाज आल्सो बम्बार्डमेंट राइट नेक्स्ट टू द क्राउड जिनका प्रोसेशन चल रहा है। लेकिन वो प्रोसेशन चल रहा है, अब ये लाखों का प्रोसेशन कहाँ से आ रहा है? ये मतलब डेफिनेटली पब्लिक का सपोर्ट है इनको, इजरायली रेजिम को। अब ये इनकी कैलकुलेशन ये थी कि ये पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, और यहाँ जैसे बगावत हो रही थी, वहाँ जैसे पर्शियन लोग जो बगावत कर रहे थे आके अगेंस्ट द इस्लामिक रूल इन ईरान, तो वो नजर नहीं आ रहा। और somehow these people are surviving, but you never know सर, ये दोनों तरफ से जबरदस्त झूठ बोल रहे हैं जाके, और क्या सच्चाई है देखें, लेट्स सी। इट्स उदय, एक बात तो देखिए, एक बात आप सोचिए कि ईरान के अंदर जो उनका रूलिंग अलायंस है या रूलिंग पार्टी है, जो भी कह लीजिए, आईआरजीसी है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके लीडर्स को मार दिया, फिर भी वहां पे वार चल रहा है। पब्लिक छोड़ दीजिएगा, पब्लिक का कोई खास से नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे इनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है अपने डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन पे। जो बाकी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो नॉर्मल सिटीजन है, वो वहां पे गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है गवर्नमेंट चेंज करने के फुट सोल्जर्स को लाना पड़ेगा। आपको लगता है कि यूएस यहाँ पे अपने फुट सोल्जर्स को भेजेगा ईरान के अंदर?
को भेजना पड़ेगा, इजराइल को भेजना पड़ेगा, और दे विल बी सेंडिंग अदर फोर्सेस, जो रेबेलियन फोर्सेस जैसे कर्ड्स हैं। और तो ये उनको लाना तो पड़ेगा ही सर, इनको, नहीं तो उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। आप कितनी बम्बार्डमेंट करोगे, आप कितना मैं आपको एक थोड़ी सी बात पे यहाँ पे टोकूंगा आकर के कि देखिए, बेसिकली आप इजराइल की बात करते हैं, इजराइल की आर्मी इतनी बड़ी नहीं कि दूसरी कंट्री भेज पाए, वो अपने आपको डिफेंड कर सकता है इजराइल। लेकिन आप कर्ड्स की बात करते हैं, कर्ड्स तो ये इराकी कर्ड्स को भेज रहे हैं, ईरानी कर्ड्स तो इस टाइम पे आ नहीं रहे इनके साथ, उनसे तो बात ही नहीं क्योंकि ईरानी कर्ड्स भी बीच में आ रहे हैं, और यूएस अपने सोल्जर को मरवाया था नहीं। जब इराक में लड़ाई हुई थी तो इराक के अंदर उन्होंने पूरा एयर स्ट्राइक करके बर्बाद कर दिया, तो उनका पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया था, यानी कि उनको खबर नहीं मिल रही थी कहां से प्लेन आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो उस टाइम पे पूरे अंधे हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे इनको पूरी सपोर्ट मिल रही है रशिया से। रशिया इनको पूरी सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाँ, चाइना इनको, रशिया इनको सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रहा है, चाइना इनको आर्म्स वगैरह दे रहा है। देखिए आपको एक और बता दूं कि जब रशिया यूक्रेन वार हुआ तो लगता था यूक्रेन को रशिया बहुत जल्दी जीत जाएगा, लेकिन रशिया ने यूक्रेन पे अभी तक जीत नहीं कर पाया, क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं फोर्सेस यहाँ भेज दूंगा, यूक्रेन की कैपिटल तक भेज, एक बार कैपिटल को घेर भी दिया था, तो उनकी फोर्सेस रहेगी तो उनपे बार बार अटैक होते रहेंगे, अंदर से मिलिटेंट अटैक करते रहेंगे, कुछ रोक करेंगे, तो उसको पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यूक्रेन खड़ा हो गया। लेकिन अब ईरान को रशिया सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे यूएस फंस चुका है इस टाइम पे, तो ये तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है। हाँ, और नॉर्थ कोरिया भी आ गया बीच में कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा। तो मुझे लगता है कि जैसे रशिया फंस गया था वार के अंदर, उसी तरीके से यूएस यहाँ फंस गया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यूएस के लिए, और ट्रंप को अंदर से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका। और ट्रंप जो बार बार कहते थे, आपने वेनेजुएला की बात की, ट्रंप को लगा कि मैंने वेनेजुएला जीत लिया तो सब जगह मैं जीत जाऊंगा उस तरीके से, है ना। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है यूएस की तरफ से। ट्रंप का जो बिग माउथ कहते हैं, बड़ा मुंह बोल के जो बात करते हैं, जो ट्रंप उल्टी सीधी बातें करते थे, आज उनको उसी पे चल रहा है। और इवन आप देखो कि इवन इनको नाटो की कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही, यूके सिर्फ बाहर से सपोर्ट कर रही है जहां पे उसके अपने इंटरेस्ट है। फ्रांस भी इस टाइम पे यूएई के अंदर है, क्योंकि यूएई ने उनसे प्लेन भी खरीदे थे, वहां पे उनकी बेस भी है, लेकिन ट्रंप के साथ कोई भी नहीं खड़ा, और ट्रंप को डर लगता है। देखिए आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब अफगानिस्तान के अंदर यूएस की फोर्सेस से विड्रॉ किया था, तो आपने देखा था कैसे फोर्सेस भागी थी वहां पे, मतलब जूते छोड़ के भाग गई थी, सारा सामान छोड़ के भाग गई थी। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे यूएस एक बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस गया है, और हाँ, ना तो वार खत्म कर सकता है अगर, जैसे ईरान ने 3 कंडीशन रखी है इनके सामने कि आप हमारा जो नुकसान किया उसको भरपूर करोगे, कुछ और भी 2-3 उन्होंने चीजें दी है। अब अगर यह वार खत्म हो जाता है, अगर हम सोचते हैं कि वार खत्म हो गया, यूएस यहाँ से वार खत्म कर लेते हैं, इनकी बातें मान लेता है, तो ईरान तो और ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, वो न्यूक्लियर वेपन भी बनाएगा, और इसीलिए यहाँ पे वार स्टार्ट किया था कि न्यूक्लियर वेपन ना बने, बड़ी मिसाइलें ना बने। लेकिन इनका यूएस मुझे लगता है कि जो बिगाड़ना था बिगाड़ नहीं पाया। और बिल्कुल सर, हाँ बोलिए। नहीं, और ऐसा लगता है कि इस टाइम पे वार लंबा चलेगा। अगर वार लंबा चला तो बहुत नुकसान होगा। जैसे यूरोप में इस टाइम पे ऑयल के रेट 20% बढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑयल की शॉर्टेज हो चुकी है, बांग्लादेश के अंदर बुरे हाल है। तो छोटी कंट्रियां, जैसे कोविड के अंदर इनको नुकसान हुआ था, वैसे छोटी कंट्रियां को बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात है कि जो करोड़ों बैरल, मिलियन बैरल्स का यहाँ पे ऑयल निकलता था सऊदी अरबिया, यूएई से, वो निकल नहीं पा रहा, क्योंकि इन्होंने इस रास्ते को चोक कर दिया है, होर्मुज को चोक कर दिया है। और अब सऊदी सोच रहा है कि मैं अपना जो ऑयल है वो रेड सी के रास्ते से निकालूं। अब इन्होंने पाइपलाइन तो बनाई थी रेड सी से, लेकिन वहां पे जो ऑयल की कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा कम है उसके कंपेरिजन में, 1/6 है या 1/8 है। तो वहां चलो ऑयल भी निकाल दिया तो पूरे वर्ल्ड को तो फीड ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि इससे जो यूरोप, जिससे जो इकोनॉमी है गल्फ कंट्री की, वो टोटली बर्बाद हो रही है, क्योंकि वहां पे वर्कर्स पड़े हैं, वर्कर्स को पैसा भी देना है, साथ में इनको ऑयल नहीं बिक रहा। आपको एक और बात बता दूं, जब कोविड आया था तो उस टाइम पे ईरान का जो ये वर्ल्ड में ऑयल के प्राइसेस आ गए थे 60 से लेकर के $30 पे, उसके बाद और भी नीचे आ गए थे। तो उस टाइम पे सऊदी ने इंडिया से कहा जी हमसे ऑयल ले लो, इंडिया ने उनसे ऑयल लिया था, और वो भी लिया था $10 पर बैरल, क्योंकि उनका खर्चा तो निकले कम से कम। और इंडिया ने उस टाइम पे अपना तो बहुत सा चीजें इकट्ठी कर ली, ऑयल इकट्ठा कर लिया, यानी कि हमने उस टाइम पे 87 डेज का ऑयल बना लिया हमने। लेकिन बाकी कंट्रीज तो फायदा नहीं उठा पाई, शायद हमारा विजन था। लेकिन आज जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इससे पूरे वर्ल्ड में खतरा बढ़ा है, इंडिया के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए आज ही तो कल इंडिया पे असर तो पड़ेगा। कुछ यहाँ पे हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया, गैस की कमी है, फलाने की कमी है, उससे यहाँ पे होड़ लग गई है। और इनके जो वर्कर्स थे उन्होंने सिलेंडर को छुपाना शुरू कर दिया अपने घरों में, और बहुत सी जगह रेड भी हुई है, यूपी में रेड हुई है,
और इवन महाराष्ट्र के अंदर रेडियो है जहां पे एक आदमी के पास 100 सिलेंडर मिले हैं, भरे खाली दोनों। तो हमारे यहाँ भी क्राइसिस आएगा, क्योंकि हमारे जो राहुल गांधी है वो तो यही मौका देख रहे हैं कब इंडिया को बर्बाद करें। और नेचुरली बात है कि हर एक कंट्री इस टाइम पे चिंता में है कि वहां पे क्या हालत होगी अगर वहां पे तेल और गैस की शॉर्टेज हो जाती है, और ये कंट्रियां तो उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगी। देखिए, हम अपना जो जरूरत का 80% ऑयल बाहर से मंगाते हैं। अभी हमने ऑयल की सर्च करनी शुरू की, कई सालों से काम चल रहा था हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास, तो सारे सी के अंदर अब 4 लाख किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वहां पे हमने ऑयल को सर्च करना शुरू कर दिया। सर्च किया, पहले लगा कि है, अब उसके आगे हम बढ़ रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर फंस रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसका हमारी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर, जैसे यहाँ पे कैंपेन चलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी तो यही चाहते हैं देश बर्बाद हो, देश डूब जाए, और वो हमारे देश पे राज करना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करके। सर ये नहीं, राहुल तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज एक समाजवादी पार्टी का आदमी पकड़ा गया विथ अबाउट 55 सिलेंडर्स लेके बैठे हुए हैं, सब लोग ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इनकी तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक मोदी है तब तक ये लोग गड़बड़ नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग पैसे नहीं बना पा रहे हैं। तो इनको एक मौका मिल गया अभी कि भैया चलो हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा पैनिक फैलाएं और उसकी ब्लैक मार्केटिंग करें। खैर एनीवे वो तो हो रहा है सर, वैसे पूरी वर्ल्ड में हर कंट्री को नुकसान हो रहा है एक्सेप्ट 2 कंट्रीज हैं इस वक्त जो इस मौके पे भी इन हालातों में भी खूब पैसा बना रहे हैं, वो है रशिया एंड इंडिया। आज जो अमेरिका का एटीट्यूड है इंडिया की तरफ बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया एकदम बिल्कुल, एंड इनफैक्ट दे वर आल्सो थैंकिंग रिलायंस कि भाई आप बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, जाके क्रूड ऑयल को आप रिफाइन कर रहे हो जाके। तो इंडिया एंड जैसे उन्होंने मोदी जी का तो हर समय यही देखा है कि कभी भी कोई तकलीफ होती है, कोई दुर्गति होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें से भी ये कैसे फायदा निकाल लेते हैं, ये कमाल है इस आदमी का। तो ये वो बात तो ठीक है उदय, हमने कोविड का टाइम देखा, कैसे पीएम मोदी ने अपनी मेडिसिन बनाई, नहीं तो कोई उम्मीद कर सकता था। कांग्रेस होती तो यहाँ लाखों लोग मर जाते, और राहुल गांधी फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो चाहते मरे, यहाँ पे हिंदू की मेजोरिटी है जो खत्म हो जाए। राहुल गांधी तो बड़े हुए लोगों पर राज करना चाहते हैं। लेकिन मेन बात आती है, हम पेट्रोल का जो चीज है वो तो झेल लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है गैस के, एलएनजी के और सीएनजी के, कैसे चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में आजकल चूल्हा चलता नहीं है, जो चूल्हे चलते हैं वो चलते हैं सीएनजी से और वगैरह से, एलएनजी से चलते हैं। और मुझे लगता है कि ओमान से तो हमें काफी चीजें मिल जाती होंगी, लेकिन कतर से जो हमारी गैस आती थी वो तो नहीं आ रही। कहां से पूरा करेंगे मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन गवर्नमेंट कैसे डील कर रही होगी, मैं सोचता हूँ कि हमारे जो इस टाइम पे मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी साहब, वो जरूर कुछ काम कर रहे होंगे। मैं हरदीप पुरी साहब के साथ था जब वो लंदन के अंदर डिप्टी हाई कमिश्नर थे। मैं देखा बड़े सोच समझ के काम करते थे, फ्रंट फुट पे काम करते थे, और नॉन करप्ट आदमी है, और इसीलिए शायद मोदी ने उनको बनाया। लेकिन देखते हैं सिचुएशन को कैसे कैसे इंडिया बाहर निकलता है, क्योंकि अगर वार लंबा चलेगा तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रशिया इस टाइम पे जरूर इनको सपोर्ट कर रहा है, सैटेलाइट की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है ईरान को, और ये वो चाहता है वार लंबा चले, क्योंकि रशिया इस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, जिसके पैसे सैंक्शन लगी थी बहुत सालों से। अब उसने अपना ऑयल या गैस वेस्टर्न कंट्रीज को देना बंद कर दिया, कहता है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं दूंगा इंडिया को। ये तो मैं फायदे की बात है, ऑयल तो आ जाएगा, लेकिन गैस की क्या हालत है मैं नहीं जानता, क्योंकि हमें कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली अभी। सर ये डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट है, इट इज ऑन द फ्रंट फुट। और आप मुझे बताइए, एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी इजराइल से जमती है, अमेरिका से जमती है और ईरान से भी जम रही है, और जिसने ईरान ने ये बोल दिया कि भैया हिंदुस्तानी फ्लैग वाले शिप जा सकते हैं आके, कैन यू इमेजिन। तो उसी तरह से जो गैस की अगर तकलीफ हुई तो वी हैव टू मेनी फ्रेंड्स यू नो टू रेडी टू ऑफर अस हेल्प, तो उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। डोंट वरी, आराम से बैठिए, आराम से सोइए आप। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी लीडरशिप बिल्कुल उनकी दूरदर्शिता, जो दूरदर्शन से जो अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लाइन अप कर देते हैं, आगे से ही वो अपनी दोस्ती बना के वो किस तरह से वो प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन वो पहले शुरू से ही सोच के ये रखे हुए हैं इन्होंने। एंड आई एम श्योर दे आर वेल इन कंट्रोल एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक इन इंडिया।
हाँ वरी तो हर जगह पूरे सर पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम इंडिया में भी आएगी, बट देयर इज नो पैनिक इन इंडिया एंड डोंट नथिंग टू वरी, इवन आवर फ्यूचर इज क्वाइट सिक्योर्ड विद लीडरशिप लाइक दिस। वो तो बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे हमने अब हमें बांग्लादेश से कहा कि हमको आप ऑयल दे दो, डीजल दे दो, हमने दिया उनको, क्योंकि हमारे पास डीजल और ऑयल की काफी स्टोरेज है। फिर पाकिस्तान के अंदर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, पाकिस्तान तो इस टाइम पे जैसी मर्जी सिचुएशन है, उनके लीडर तो बाहर में ऐश कर रहे हैं। मरियम नवाज सबसे प्लेन में घूम रही है, कभी जर्मनी जा रही है, कभी फ्रांस जा रही है, और उनके जो आर्मी के चीफ है वो तो बंकर में छुपे हुए हैं, उनको लगता है कि बाहर निकलूंगा तो गोली मार देगा मुझे। तो उनको अपनी पब्लिक की चिंता नहीं है, वहां पर पब्लिक सड़ती है तो मरते को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर एक स्टेबल कंट्री है, और इस कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। इस कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर के दुश्मन बैठे हैं, राहुल गांधी बैठा है, आपके जो समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, और आप देखिए ममता बनर्जी जैसे लोग बैठे हैं। इवन तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी है वो तो देशद्रोही गवर्नमेंट है ना, तो सारे लोग हैं। सूद साहब कि आप हर स्टेट्स की देख लीजिए, किसी स्टेट्स के अंदर पैनिक नहीं हुआ, किसी स्टेट से आवाज नहीं आई, सिवाय नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो हैं वो शोर मचा रही है। बेंगलोर शोर मचा रहा है, तमिलनाडु शोर मचा रहा है, बंगाल शोर मचा रहा है, तो पंजाब भी अभी शोर मचाएगा। सो ये लोग शोर मचा रहे हैं बिकॉज देयर पॉलिटिकल गेन। उधर पॉलिटिकल तो है, इसका फर्क तो पड़ता है ना कुछ। देखिए आप इनके जो नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स है उनका इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट इस पे काम करती है। स्टेट देखिए जब यहाँ पे कोविड आया था तो उस टाइम पे दिल्ली के अंदर शॉर्टेज हो गई थी आपके ऑक्सीजन की, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमने तो यहाँ पे पैसे भी दिए थे प्लांट लगाने के लिए, दिल्ली को दिए थे, यूपी के अंदर दिए थे, यूपी के अंदर चालू हो गए थे, लेकिन दिल्ली के अंदर जो प्लांट थे ऑक्सीजन बनाने की वो तो केजरीवाल का काम था, उसने उनको चालू नहीं किया। फिर उड़ीसा के जो गवर्नमेंट थे उस टाइम पे, पटनायक साहब की जो नवीन पटनायक की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जितने भी वहां पे आपके प्लांट थे जहां पे आपका स्टील बनता था उनको बंद कर दिया, क्योंकि स्टील के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज होती है, और यहाँ से ट्रक भेज दिया दिल्ली के अंदर। और जब दिल्ली में ट्रक आए तो उनको पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा कर दिया केजरीवाल की गवर्नमेंट ने, और उनकी सारी की सारी ऑक्सीजन निकाल दी, क्योंकि ऐसे लोग देशद्रोही हमारे दिल्ली में राज कर रहे थे। आज तो आप देखिए ना कितनी खराब सिचुएशन हो गई थी, और जितने भी बेड थे हॉस्पिटल्स के अंदर सारे बुक थे, कोविड से पहले बुक हो गए थे। और जब यहाँ पे चेक किया गया तो देखा कि बहुत से मुस्लिम का नाम लिखा हुआ है, सारे बेड से मुस्लिम का नाम लिखा गया था, लेकिन मुस्लिम थे भी नहीं वहां पे, मतलब बेड पहले ऑक्यूपाई कर दिए। तो जो आप देशद्रोही बात करते हैं तो ये यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक गेम प्लान चल रहा था। और इसी तरीके से आज तमिलनाडु के अंदर आपके जो वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पे पहले गेम स्टार्ट हो चुका है, कैंपेन करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे गैस की कमी है और सिलेंडर्स को गायब किया जा रहा है। तो अगर एक स्टेट दो स्टेट में प्रॉब्लम होगी तो असर तो हमारे यहाँ पे ही पड़ेगा ना। तो चिंता की बात हमें ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट टैकल नहीं कर सकती, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो अंदर के दुश्मन बैठे हैं, जो अंदर से दरवाजा खोलने के चक्कर में, वो है चिंता की बात। चलो नहीं, नथिंग टू वरी, नो पैनिक, आवर लीडरशिप इज थिंकिंग वे अहेड एंड सारी प्रिपरेशंस है। आई थिंक वी शुड रिलैक्स एंड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर लीडरशिप। बिल्कुल ठीक बात है, मैं जानता हूँ किस टाइप की हमारी लीडरशिप है। ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।